दोस्तों नमस्कार। क्या ये संभव है जिनकी पीठ पर लाठियां पड़ी, जो आंसू गैस के शिकार हुए, जो पैलेट गन से घायल हुए, जिन्होंने सारा नजारा अपनी आंखों के सामने देखा और यह सवाल उनके जहन में रेंगने लगा, वह भारत के नागरिक हैं, वह युवा हैं, वो जेनजी हैं, वो छात्र हैं, वो छात्रों के माता पिता हैं। और एक एक करके हर कोई यह सोचने लग जाए कि आखिर आदेश किसने दिया और जिसने आदेश दिया वो सामने आता क्यों नहीं है। क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि जिस पार्लियामेंट की जरूरत या जिस पार्लियामेंट को प्रधानमंत्री के लिए बनाया गया, यानी पार्लियामेंट के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री की ही पहचान होती है, और वो पार्लियामेंट में नहीं आए और उसके बावजूद भी वो अपनी स्ट्रैटेजी कुछ इस तर्ज पर बनाते चले जाएं जिसके दायरे में विपक्ष या कहीं इस देश की संसदीय व्यवस्था उलझ कर रह जाए? क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि गृहमंत्री, जिनके जरिए आने वाले वक्त की राजनीतिक लकीरें प्रधानमंत्री को खींचनी है, वही गृहमंत्री प्रधानमंत्री के लिए ढाल भी बन जाए और वही गृहमंत्री अपने लिए नया ढाल बनाते हुए उन नौकरशाहों को साथ खड़ा करता चला जाए जिन नौकरशाहों की मौजूदगी जंतर मंतर पर हुए उस पुलिसिया कार्रवाई के वक्त अपनी अपनी कुर्सी, अपने अपने दफ्तर में मौजूदगी थी, और फिर भी इस देश का सिस्टम चलता रहे? क्या यह संभव है? दरअसल ये तीन परिस्थितियां इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार की अपनी रिपोर्ट खुले तौर पर बतलाती है कि सब कुछ अब उतना सामान्य नहीं रहा। यह तो ठीक है, लेकिन अब पुरानी परिस्थिति कभी नहीं लौटेगी। यानी इस देश के राजनीतिक घटनाक्रम जो इससे पहले पार्लियामेंट के भीतर हंगामा कराते थे और वापस पटरी पर लौट आते थे, इस देश के भीतर कोई आंदोलन करता था और उसके बाद परिस्थिति फिर से पटरी पर लौट आती थी, या फिर इस देश के गृहमंत्री या प्रधानमंत्री की भूमिका पहले जिस तर्ज पर चलती थी दोबारा उस स्थिति में आकर खड़ी हो जाती थी, या फिर विपक्ष के नेता की भूमिका भी पुरानी तर्ज पर अब दोबारा चल नहीं सकती है। यानी यह देश पार्लियामेंट से निकल चुका है, यानी यह देश पीएमओ और गृह मंत्रालय के दफ्तर से निकल चुका है, यानी यह देश कांग्रेस हेडक्वार्टर में होने वाली मंत्रणा से भी आगे निकल चुका है। और इन तीनों जगहों पर कोई दूसरी मंत्रणा अपनी राजनीति को लेकर, अपनी सत्ता को लेकर, अपनी बाड़ेबंदी को लेकर अगर हो रही है, तो उसके बीच में इस देश का वही युवा खड़ा है जो इस वक्त मान ही नहीं रहा कि दरअसल इस देश में जो कुछ हो रहा है और आने वाले वक्त में जो होगा उस पर वो मौजूदा सत्ता पर ठप्पा लगा दे। यानी इस देश के भीतर क्या खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट अब यह खुले तौर पर कह रही है कि मौजूदा राजनीतिक सत्ता के लिए सबसे मुश्किल दिन शुरू हो गए हैं, और इस मुश्किल दिन के साथ इस देश के सामने भी एक ऐसे घटनाक्रम की शुरुआत हो रही है जो सीधे टकराव पैदा करेगी, और वो टकराव राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि इस देश के अपने अस्तित्व की एक ऐसी लड़ाई है जिसमें राजनीति को जीतना और हारना नहीं बल्कि इस देश के भीतर युवाओं को इस देश को कैसे गढ़ना है उस दिशा में इस देश के मापदंड तय होंगे ही। क्या यह संभव है? आप सोच रहे होंगे संभव है या नहीं है, तो आइए आज एक एक पन्नों को खोला जाए। पहला पन्ना तो जंतर मंतर को लेकर ही खोलते हैं। दरअसल यह पन्ना बतलाता है कि लड़ाई लंबी चलेगी, इसीलिए 22 अगस्त को देश के गृह सचिव जो रिटायर होने वाले थे उनको 1 बरस का एक्सटेंशन दे दिया गया। जो गृह मंत्रालय में नौकरशाही की पूरी टीम है, जो जानती समझती थी कि उस दिन जंतर मंतर पर क्या होने वाला है, उसमें से किसी भी नौकरशाह को अब
गृह मंत्रालय के बाहर कोई पोस्टिंग अभी नहीं दी जाएगी, क्योंकि एक बरस अगर गृह सचिव का एक्सटेंशन है, अब वो 2027 की 22 अगस्त तक बने हुए हैं पद पर, तो इस दौर में हर वो नौकरशाह जो जानता समझता था कि गृह मंत्रालय के भीतर उस दिन क्या हो रहा था, तो फिर उसकी बाहर आवाजाही बंद। यानी किसी दूसरे मंत्रालय को संभालने चला जाए और फिर वहां पर उन बातों का जिक्र करने लगे, या आने वाले वक्त में राजनीतिक घटनाक्रम अगर बदलते चले जाएं तो फिर वो अपनी चुप्पी तोड़ दे, या उस दिन की परिस्थितियों को जो गृह मंत्रालय में हो रहा था उसे बताने लग जाए, संभव नहीं है। तो एक पन्ना पहले देख लीजिए, गृह सचिव को 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। तो जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसमें अब गृह मंत्रालय सक्रिय है, उसकी अपनी स्ट्रेटजी खुद को लेकर है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वो रिपोर्ट पड़ी हुई है जिसमें साफ तौर पर इस देश के भीतर खिंचती हुई वो मोटी लकीर अब दिखाई देने लगी है, जिसमें सरकार के निर्णय, सरकार के गवर्नेंस के तौर तरीके, इस देश के भीतर के हालात, उसको लेकर एक मोटी लकीर बीच में खिंच गई है। यानी 50% हो सकता है सत्ता के साथ हो, लेकिन 50% सत्ता के साथ नहीं है। और जो सत्ता के साथ नहीं है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, वहां कोई नेता नहीं, बल्कि वह अनऑर्गेनाइज्ड है, वो फेसलेस है। और जब आप अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो उसमें इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो ऑर्गेनाइज्ड को भी तोड़ सकता है। और ये तोड़ने की परिस्थिति के दायरे में मौजूदा वक्त की सत्ता यानी पीएमओ आकर खड़ा हो जाता है। पीएमओ ऑर्गेनाइज्ड है, उसे पता है तौर तरीके कैसे गवर्नेंस को चलाने हैं, तो उसके जहन में पार्लियामेंट रेंग रही है, क्योंकि पार्लियामेंट के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस पार्लियामेंट को क्या भटकाया जा सकता है? इस पार्लियामेंट को भटकाने का मतलब यह होता है कि आप ऐसे ऐसे विधेयक लेकर आएं जिस पर विपक्ष बातचीत करने के लिए पार्लियामेंट में आ ही जाए। अगर नहीं आता है तो हम कैबिनेट की बैठक में उसको आगे बढ़ाते चले जाएं, और उसके बाद एक नई स्ट्रेटजी बनाएं कि स्पेशल तौर पर पार्लियामेंट बुलाई जाए, यानी विशेष सत्र बुलाया जाए। उस विशेष सत्र में एक विशेष मुद्दा रखा जाए, वो मुद्दा उस विधेयक को लेकर हो जिसके जरिए आने वाले वक्त की राजनीति साधी जा सके। और सबसे मुश्किल सवाल इस वक्त सत्ता के सामने क्या है? वह तो जंतर मंतर से पहले की स्थिति में भी इस देश में परिसीमन बिल लाना चाहती थी, और उसके लिए उसको 2/3 बहुमत नहीं था। तो क्या इस दौर में 2/3 बहुमत जुगाड़ हो या ना हो, लेकिन एक मैसेज तो दे दिया जाए कि हम परिसीमन बिल लाएंगे और उसके लिए हम विशेष सत्र बनाएंगे। तो संसदीय मंत्री किरण रिजिजू को भेजा जाता है, जाइए। पहली बार संसदीय मंत्री पहुंचते हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी के चैम्बर में, पार्लियामेंट के भीतर। सब चौंक जाते हैं, यह क्या हो रहा है। वहां पहुंचकर वो विशेष सत्र का जिक्र करते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं कि दरअसल अब परिसीमन बिल लाने का वक्त आ गया, और हो सकता है कि ठीक 15 अगस्त को जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे चुके होंगे तो उसके अगले दिन या अगले दिन के बाद अगले दिन यानी 17 तारीख तक हम ले आएंगे विशेष सत्र। सहमति है? आप साथ देंगे? विशेष सत्र में आएंगे? यह एक हिस्सा स्ट्रेटजी का है। दूसरा हिस्सा स्ट्रेटजी का है, क्या इस दौर में इस देश की आर्थिक परिस्थितियों को लेकर जो डामाडोल स्थिति है, जिसमें आरबीआई ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, युद्ध के आगोश में भारत की इकोनॉमी पटरी पर आई नहीं है, बल्कि और कंगाली वाली स्थिति है। जिन्होंने लोन लिया है उन्हें राहत नहीं, बैंक और लोन देने की स्थिति में रिटेल को तैयार नहीं। हर वो परिस्थिति अगर नाजुक है कि रोजगार है नहीं, लोन दे नहीं सकते हैं, और इस परिस्थिति के भीतर क्या इस बात का जिक्र हो सकता है कि युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के साथ भारत की आर्थिक स्थिति को जोड़कर यह बताया जाए कि संकट बड़ा, इन छोटे संकट को छोड़िए।
छोटा संकट और बड़ा संकट, हमने कहा ना, स्ट्रेटजी बदल गई है। राहुल गांधी का बहुत साफ कहना है, यानी विपक्ष का बहुत साफ तौर पर कहना है, जो जंतर मंतर पर हुआ उस पर ऑर्डर दिया किसने? जिसने भी ऑर्डर दिया उसे पार्लियामेंट में आकर तो बताना ही होगा। कोई बहुत कठिन काम तो है नहीं, गृहमंत्री आए और पुराने तौर तरीकों से अड़ जाएं और बताने लग जाएं कि दरअसल ये गड़बड़ियां हुई हैं। यहां पर प्रधानमंत्री की भी स्ट्रेटजी साफ चलती है। अमित शाह संसद में जाकर क्या करेंगे? जब तक नहीं गए हैं तभी तक उनका महत्व है, और उनका कद तो पार्टी के भीतर बढ़ ही रहा है। उनकी ताकत ये एहसास करा ही रही है कि जब चाहें तब जाएंगे, जब चाहें तब नहीं जाएंगे, यानी खुला खिलवाड़ पार्लियामेंट से हम ही करेंगे। उस पार्लियामेंट को हम ही संभालते हैं, उसमें विपक्ष की क्या हैसियत है? हम जब चाहते हैं वोटिंग होती है, जब चाहते हैं वोटिंग नहीं होती है। किसान बिल को लेकर हर किसी ने देखा, समझा, परखा, और उसके बाद हर चीज में तो देखा, इलेक्शन कमिश्नर की भी नियुक्ति तो हम ही करते हैं, और यह भी पार्लियामेंट में ही कानून तो लाया गया था, हम ही तो बैठे थे। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा शुरू होता है उन बच्चों के साथ जिन बच्चों ने लाठियां खाई, और इस देश के भीतर उन बच्चों की उम्र और सत्ता की उम्र में आधी सदी का अंतर है, कम से कम 50 बरस। जी, जेनजी और सत्ता में अगर आधी सदी का अंतर है, और उस बीच में राहुल गांधी अगर ये मैसेज अब हर बच्चे के जरिए देने की कोशिश शुरू कर चुके हैं, हर बच्चा ये जान जाए कि उसकी पीठ पर जो छाले हैं, जो डंडे पड़े, जो आंसू गैस पड़े, जो पैलेट गन पड़ा, हर बच्चा आए, अपनी बातों का जिक्र करे, और वो जाने कि दरअसल इस देश में नायक कौन है और खलनायक कौन है। और वो पीढ़ी जिसका जन्म ही इस मोदी काल के वक्त हुआ है, उसकी समझ उसी वक्त डेवलप हुई है। उसने तो उससे पहले देखा ही नहीं कुछ, और अब वो जो देख रहा है, उसके जो संवाद के तरीके हैं, जो कम्युनिकेशन के तरीके हैं, वो जानता है कि दरअसल अंबानी अडानी इस देश के बड़े लोग जरूर हैं, लेकिन वो यह भी जानता है कि दरअसल उनके साथ कोई इनोवेशन नहीं जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा लेबर फोर्स भी नहीं जुड़ा हुआ है जो इस देश को खुले तौर पर नॉलेज दे रहा हो। बिल्कुल नहीं। इस देश की संपत्ति ही ट्रांसफर की जा रही है। हर चीज को जानना, बताना अगर इस देश के युवाओं के बीच विपक्ष के नेता उस भागीदारी में आकर खड़े हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? उसका एक नजारा हमें लगता है आज आपको देखना चाहिए। बच्चों के बीच 10 जनपद की चौखट पर खड़े राहुल गांधी, वो बच्चे जो मुंबई में एक लड़की रोक देती है पुलिस की वैन को, दिल्ली में जिस लड़की की कान पर गोली लगती है, वो लड़की जो लाठी खाती है सिर्फ इसलिए कि वो वहां खड़ी थी, वो लड़की डरी हुई है, उसका नाम मुस्लिम शब्द से जुड़ा हुआ है। पहले इस चीज को देख तो लीजिए। यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था, बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूंगी, मैं वो लड़की हूं जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। मेरा नाम नूतन टोप्पो है और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। और प्लेट गन मैं अपने आँखों से देखी थी कि हमारे साइड गन पॉइंट किया हुआ था, और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया, और मुझे पता, अच्छी तरह से पता है, मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है। मैं फरहनाज उत्तर प्रदेश से आई हूँ। इन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या? मैंने कहा फरहनाज। इनका इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। तो सर, अगर हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम देशद्रोही हैं? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लगा रहे थे वंदे भारत और भारत माता की जय, उसके बावजूद भी हम लोग को मारने के बाद देशद्रोही बोलते हैं। मेरा नाम मुस्कान है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना बताऊँगी दैट आई वाज वन ऑफ द पीसफुल प्रोटेस्टर्स एट दिल्ली जंतर मंतर। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई?
They are young people who are standing here in front of India's press. But Amit Shah and the Prime Minister don't have the courage to stand.